ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आंख एक होटल रूम के बिस्तर पर खुलती है और वह अपने साइड पर एक लड़के को सोता हुआ देखती है और वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे कल रात का सीन याद आता है जहां पर उसकी स्टेप सिस्टर ने उसके खाने में ड्रग्स मिलाकर उसके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी और उसे यहाँ पर इस होटल रूम के अंदर भेज दिया। जब वह यहाँ पर आई बहुत ज़्यादा नशे में थी, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके साथ कौन है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह भी नशे में होता है। इनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं और इस लड़की का नाम मोया होता है। यह मैरिज होकर वहाँ से भागने लगती है और जब ये उस होटल रूम से बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि बाहर इसका फियांसे इसका इंतज़ार कर रहा है और वहाँ पर उसकी मदर भी खड़ी होती है। यहाँ पर मोयाई की मॉम उसकी स्टेप सिस्टर सनलाई के साथ खड़ी होती है और यहाँ पर उसका फियांसे उससे बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगता है और यहाँ पर यूजिन की मॉम मोया के साथ अपने बेटे की शादी कैंसिल कर देती है और यहाँ पर मोया की मदर को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वह उसे ज़ोर का चाटा लगाते हैं और वह यूजिन की मदर को मनाना शुरू कर देती है और कहती है मुझे पता नहीं था ये लड़की इतनी ज़्यादा गलत निकल जाएगी, पर मेरे पास एक और ऑप्शन है। आप मेरी बेटी सन ली के साथ अपने बेटे का रिश्ता फिक्स कर दीजिए। वैसे भी वह आपके बेटे की जितनी एजुकेटेड है और उसके अंदर टैलेंट भी है और इसी के साथ मोइया का उसके बॉयफ्रेंड के साथ यहीं पर रिश्ता खत्म हो जाता है। तभी पीछे से बोय जिन आता है और बोजिन यह सब तमाशा देखता है और वह अपने असिस्टेंट से कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि इस लड़की ने अपने फियांसे के ऊपर चीट किया है और यहाँ पर फैमिली को इस चीज़ के बारे में पता चल गया है। बोजिन कहता है मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि जो लड़की कल रात मेरे साथ थी मैंने उसको देख तो नहीं पाया है, पर मैं उसके बॉडी के बारे में सिर्फ एक बात बता सकता हूँ कि उसके बॉडी पर एक मार्क था और जल्दी से पता लगाओ कि उस होटल में कल कितने लोग आए और उनका आइडेंटिटी प्रूफ में किसी भी मार्क की बात की गई है या नहीं। और वह मोये को इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। अब हमें स्टोरी के सीन कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहां पर मोयाए अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और वह बहुत ही लग्जूरियस कार में स्कूल छोड़ने जा रही होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोयाए के 4 बच्चे हैं, क्योंकि कुछ साल पहले उसे जब अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट के थ्रू ये पता चला कि वह 4 बच्चों से प्रेग्नेंट है तो वह खुद शॉक थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे स्कूल के सभी पेरेंट्स उनके बच्चों को देखकर कह रहे होते हैं कितने अच्छे बच्चे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखे और ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, शायद इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस चलता होगा। यहाँ पर मोयाई अपने बच्चों को गुड बाय बोलकर और उन्हें अच्छे से पढ़ने के लिए बोलकर वहाँ से एक दूसरे जॉब इंटरव्यू के लिए निकल आती है। अब इधर में दिखाया जाता है मोयाये को एक कंपनी के अंदर जहां वह अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो गई होती है और वह भागती हुई इंटरव्यू देने जा रही होती है। तभी अचानक से लिफ्ट में घुस जाती है, जाकर लिफ्ट के अंदर बोजिन बैठा होता है और वह व्हील चेयर के ऊपर होता है। मोयाये गलती से जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। जाकर बोजिन उसे गुस्से से देखता है और यहाँ पर बोजिन का असिस्टेंट स्माइल कर रहा होता है और वह मोयाये से कहता है तुम यह सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना। मोयाये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गलती से यहाँ पर स्लिप होकर आ गई और बोलने की कोशिश करती है तो वह नहीं उठ पाती है, जिस पर बोजिन उसे धक्का देता है और एंजॉय कर लिफ्ट के साइड पर चिपक जाती है। बोजिन वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मोया उसे आदमी को क्रिटिसाइज करती हुई इंटरव्यू के लिए पहुंचती है और जब वह बोर्ड मेंबर्स के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसमें उसकी स्टेप सिस्टर सन ली भी बैठी हुई है। वैसे तो कंपनी के लोग ही सिलेक्ट करने वाले होते हैं, लेकिन सन ली उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है क्योंकि मोया ने प्रेग्नेंट होने की वजह से अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाई थी और सन ली कहती है उसे आधे पढ़े हुए लोग अपनी कंपनी में नहीं चाहिए जिनके अंदर कुछ भी टैलेंट न हो। और यहाँ पर मोया और इसके बीच में बहस तो होने लगती है, पर मोया को वहाँ से आना पड़ता है और बोजिन वहाँ से निकल रहा होता है तो वह भी यह चीज़ देख लेता है, जिस पर बोजिन अपने असिस्टेंट को ड्यूटी देता है कि जाकर इस लड़की को मेरे हाउस क्लीनिंग का काम दे दो। जिस पर बोजिन का असिस्टेंट थोड़ा शॉक्ड तो होता है, पर वह फिर मोये को बता देता है कि उसे बोजिन ने अपने घर में हाउस क्लीनिंग की जॉब दी है। मोया उसके घर जाती है, उसके ऑफिस के सारे बाथरूम क्लीन करती है और फिर वह बोईजिन के घर जाकर उसका पूरा घर क्लीन करती है। तभी वहां पर उसके बच्चों का फ़ोन उसके पास आता है और उसके बच्चे उससे कह रहे होते हैं कि उसने प्रॉपर खाना खाया है और उसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा। तबीयत अचानक से उसके बच्चों की नज़र पीछे रखी फ़ोटो पर पड़ती है, जिस पर वह लोग हैरान होते हैं क्योंकि मोया के बच्चों का चेहरा उस बच्चे से सेम टू सेम मिल रहा होता है, जिस पर मोया को रियलाइज होता है कि यह बोए जिन के बचपन की फ़ोटो है और वह अपने बच्चों से बाद में बात करने के लिए बोलती है।
अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि मोया जल्दी से सारा काम खत्म करके अपनी दूसरी जॉब के लिए निकल ही रही होती है कि तभी अचानक से बोजिन की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बोजिन की गाड़ी पर स्क्रैच पड़ जाता है। मोया घबरा जाती है। वह बोजिन के ड्राइवर को रिश्वत देने की कोशिश करती है, पर बोजिन का ड्राइवर कहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में आप बॉस से बात करें। बोइजिन मोया को पेनल्टी भरने के लिए बहुत सारे पैसे बता देता है। मोया हैरान होती है। वह बोइजिन से रिक्वेस्ट करती है कि उसके पास इतने पैसे हैं नहीं, जिस पर बोइजिन कहता है तो मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। अब मोया को ना चाहते हुए भी गुस्से में उसके ऑफिस जाना पड़ता है। अब इसी के साथ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर बोजीन का बहुत समय पहले बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें यह बताया गया था कि बोजिन अब कभी पिता नहीं बन पाएगा और इसी वजह से वह तब से व्हील चेयर पर है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह बोजिन के ऑफिस को क्लीन करने के लिए जाती है, लेकिन तभी जायक उसे देख लेता है और मोयाए को खींचता हुआ ले जाता है। मोया के साथ जबरदस्ती करता है। मोया उसे रोकती है और वह मोया से कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता है, वह उसकी लाइफ में वापस आ जाए। मोया कहती है, तुम तो सन ली के फियांसे हो ना, मैं तुम्हारे पास कैसे वापस आ सकती हूँ। लेकिन यूजिन उसकी बात नहीं मानता और उससे जबरदस्ती करता है। बोइजिन कोई चीज देखकर जैसे ही आता है वह यूजिन को गुस्से में वहां से जाने के लिए बोल देता है और मोया को अपने पास बुलाता है। मोया उसका ऑफिस क्लीन कर रही होती है, तभी बोजिन उससे कहता है तो तुम ऑफिस में ये सब करने आती हो। मोया कहती है तो क्या मतलब, तुम अपने एम्प्लॉय से भी नहीं पूछ सकते कि वह मुझसे पेश क्यों आ रहा था, तुम मेरे ऊपर हर चीज़ का ब्लेम डालना बंद करो। इनके बीच में बहस हो जाती है और बोजिन कहता है तुम्हारी पेनल्टी का फॉर्म मैंने बना दिया है, इसको साइन कर दो ताकि मुझे एक श्योरिटी हो जाए कि तुमने जो लॉस किया है उसका कंपेंसेशन कब तक पे कर दोगी। जिस पर मोया ए उसे पेपर को लेने के लिए जाती है, लेकिन बोजिन उस पेपर को अपने पास गिरा देता है मोया ए को। न चाहते हुए भी उसके पास से उस पेपर को उठाना पड़ता है और बोजिन उसकी इन क्यूट क्यूट हरकतों पर स्माइल कर रहा होता है, जिस पर मोया ए उसकी तरफ देख रही होती है और उसे स्माइल करते हुए याद आ रहा होता है कि इसका चेहरा उस आदमी से मिलता है जिससे वह बहुत टाइम पहले जापान में मिली थी। पर फिर वह पेपर उठाकर साइन करना शुरू करती है, लेकिन तभी वहां पर यूजिन आ जाता है। यूजिन बोजिन को अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आया होता है, जिस पर बोजिन उसके ऊपर भड़क रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हारी इन बेवकूफ़ भरी हरकतों की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर उस लॉस को पूरा नहीं किया तो तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगा। मैं मोयाए और बोएजीन का असिस्टेंट ये बात सुनकर साथ में हंस रहे होते हैं। यूजिन अपनी बेइज्जती करवाकर वहां से चला जाता है और यहाँ पर बोएजिन को मोयाए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और वह एकदम से खड़ा हो जाता है। मोया हैरान होती है और कहती है तुम्हारे पैर तो ठीक हैं, फिर तुम इस व्हील चेयर पर क्या करते हो, शायद तुम्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, क्या तुम कहीं के शहंशाह हो। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर बोएजिन उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए बोलता है और वह जानबूझकर मोया का गलत दबाने लगता है। मोया उसे रोकती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तो कुछ नहीं बोला। जिस पर बोजिन उससे कहता है अगर तुमने बाहर किसी को जाकर बताया कि मेरे पैर ठीक हैं तो मैं तुम्हारी बुरी दशा कर दूंगा। तुम्हें यह सब कुछ किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मोया कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, वैसे भी तुमने मेरे पेनल्टी के पैसे हर एक मोमेंट पर बढ़ा दिया है। जिस पर बोजिन कहता है जल्दी से उन पेपर्स पर साइन करो। मोयाए जैसे ही उन पेपर्स पर साइन करती है उसे पता चलता है कि बोजिन फिर से उसके पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उसे गुस्सा तो आता है पर वह चुपचाप से साइन कर लेती है। फिर बोजिन उससे कहता है जाकर मेरे लिए फूल लेकर आओ और एंजॉय कर उसके लिए खाना लाने को तैयार हो जाती है। जिस पर बोएजिन उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ऐड करता है और जैसे ही मोयाए जाती है उसके पास उसके बच्चों का कॉल आता है और उसके बच्चे उससे कह रहे होते हैं कि मॉम आपने अच्छे से खाना खाया तो। और बोएजिन उन सब की बातें सुन रहा होता है। पहले तो बोएजिन को लगता है कि मोया की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर जब वह मोया के बच्चों की बातें सुनता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वह एक सिंगल मदर है, क्योंकि उसके बच्चे बार बार अपनी मॉम से दूसरी शादी करके उन्हें एक न्यू डैड लाने के लिए बोल रहे होते हैं। बोइजिन धीरे धीरे करके मोइए के क्लोज आने लगता है और एक दिन जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वह बोइजिन के ऊपर गिर जाती है और गलती से इनके दोनों के बीच में किस हो जाता है। मोइए घबरा जाती है और वह खड़ी होती है, लेकिन बोजिन उसे जबरदस्ती
किस करने लगता है। मोया उसे पुश करती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और बॉय जिनको इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा होता है और यहाँ पर उन्हें थोड़े बहुत अपने पास की यादें भी याद आ रही होती हैं, जिनके बारे में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता है अब। और ये शर्मा कर गुस्से में वहाँ से भाग आती है। और यहाँ पर बॉय जिन का असिस्टेंट सोच रहा होता है कि इतने टाइम से बॉस और वह लड़की दोनों अंदर, आखिर इनके बीच हो क्या रहा है। और यहाँ पर मोया जैसे बाहर आती है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है, मैंने आज से पहले इतना घटिया इंसान कभी नहीं देखा जो अपने मन के लिए कुछ भी करने लगता है। जिस पर बोजिन के असिस्टेंट को थोड़ा शक होता है और वह अंदर जाकर चेक करता है। उसे लगता है कि शायद बॉस ने मोया को बहुत ज़्यादा डांट दिया है, लेकिन बोए जिन अंदर स्माइल कर रहा होता है। बोए जिन का असिस्टेंट उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हैं। जिस पर बोए जिन उसे कुछ भी नहीं बताता और बस स्माइल करता रहता है। थोड़ी देर बाद नीचे जब मोया बोए जिन के लिए खाना लेने जाती है तो उसे यूजिन मिलता है। यूजिन मोया से कहता है कि वह चलकर उसके साथ लंच करे। मोया मना करती है और कहती है, मुझे बहुत काम है। और वह चुपचाप से बोए जिन के लिए खाना लेकर आ जाती है। जब वह ऊपर आती है तो बोए जिन उसकी लाए हुए खाने को खाने से मना कर देता है और कहता है, यह सब जाकर तुम खा लो। मोयाए कहती है, ठीक है। और वह बाहर आकर अपना खाना खाना शुरू करती है। तभी उसके पास सनलाई आती है और यहाँ पर मोइयाए अपने बच्चों से बात कर रही होती है और सनली की उलटी बातें कहीं गलती से उसके बच्चे न सुन लें, इसलिए जल्दी से वह अपना फ़ोन छुपा लेती है। लेकिन सनली उससे बदतमीजी करने लगती है और कहने लगती है, ये खाना तुमने कहाँ से चुराया है मोइयाए। कहती है तुमसे, मतलब अपने काम से काम रखो। और यहाँ पर उसके बच्चे कुछ कह रहे होते हैं। उससे पूछते हैं कि मदर आप ठीक हो, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा। तभी सनली मोयाए का फ़ोन उठा लेती है और कहती है, तो अच्छा ये तुम्हारे बच्चे हैं जिनके साथ तुम रह रही हो और इसलिए तुम इतने टाइम से किसी से मिलने भी नहीं आई। मोयाए को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर बोजिन आ जाता है जो ये सब देख लेता है और वह मोयाए को अपने साथ रूम के अंदर आने के लिए बोलता है। और सनली बोय जिन के सामने ऐसी एक्टिंग करती है मानो कि ओरिजिनल उसे मारा गया। लेकिन बोय जिन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है, तुम इतनी फालतू हो कि तुम अब ऑफिस के क्लीनर को भी परेशान करना सीख गई हो। जिस पर सनली गुस्से में वहां से चली आती है। अब हम देखते हैं जैसे ही मोया बोयजिन के रूम में जाती है, बोयजिन मोया से कहता है, मुझे पता है वह लड़की तुम्हारी बहन है। मोया हैरान होती है और वह कहती है, आपको कैसे पता, आप मेरे ऊपर जासूसी करवा रहे हो। और इस चीज़ के साथ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूजिन ने आकर बोयजिन से हेल्प मांगी होती है कि वह मोयाए को उसके क्लोज लाने की कोशिश करें। और उसने सारी स्टोरी भी बता दी होती है कि कुछ साल पहले उसके और मोयाए के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वह उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। अब जब वह वापस आई है तो वह उसे कहीं जाने देना नहीं चाहता है और वह चाहता है कि वह उसकी लाइफ में वापस आ जाए। और यहाँ पर बोजिन उसकी मदद करने की जगह मोइया से कहता है कि वह उसे बहुत सारे पैसे देगा अगर वह उसके लिए काम करेगी। मोइया तैयार होती है, लेकिन वह यहाँ पर बोजिन से अपने मनमानी पैसे मांगती है। और यहाँ पर वह बोएजिन से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं बस मामूली सी स्वीपर हूँ। जिस पर बोएजिन कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना। जिस पर मोयाए अब कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि उसे बोएजिन की बात से तो एग्री करना पड़ेगा। अगर वह पैसे नहीं कमाएगी तो वह अपने बच्चों का खर्चा कैसे चलाएगी, इसलिए अब वह थोड़ा सा सोच लेती है और वह तैयार हो जाती है बोजिन की बात पर एग्री करने के लिए। जिस पर बोजिन ने अभी तक उसे यह तो नहीं बताया होता है कि उसे क्या काम करना है, पर मोयाए रेडी हो जाती है उसके सारे काम करने के लिए और वह गुस्से में वहां से आ जाती है। लेकिन बोजिन तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि बोजिन को कहीं ना कहीं मोया पसंद आ रही है। सीन दिखाया जाता है, मोयाए अपने घर में होती है और उसे बोजिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बराबर उसे कोस रही होती है। और उसके बच्चे ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज से पहले उन्होंने अपनी मदर को इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा, पक्का मॉम को उनके ऑफिस में किसी ने परेशान किया है। और जैसे ही मोइये वहां से उठकर जाती है, उसके चारों बच्चे जाकर उसका फ़ोन चेक करने लगते हैं। वहां पर उन्हें बोजिन का नंबर मिलता है और वह बोजिन को मैसेज करते हैं और कहते हैं, दोबारा से अगर आपने मेरी मदर को परेशान किया तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बोयजन बोलता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को परेशान नहीं किया है। जिस पर वह बच्चे कहते हैं, तुम वीडियो कॉल उठाओ, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ। और वह बच्चे बोयजन के साथ फेस टाइम करने लगते हैं, बट उन्होंने अपने चेहरे पर डरावने जानवरों के मास्क लगा रखे होते हैं और वह यहाँ पर बोयजन को वार्निंग दे रहे होते हैं
कि अगर अगली बार से उन्होंने मेरी मॉम को कुछ गलत काम करने को दिया, जैसे बाथरूम क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, तो बच्चे बोयजिन का मुंह तोड़ देंगे। और बोयजिन इस चीज को देखकर हैरान होता है कि इतने छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हैं। तभी वहां पर मोया आ जाती है और वह अपने बच्चों से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोन को मेरे बिना परमिशन के टच करने की। और तभी वह बच्चे बोयजिन के साथ अपना फोन कॉल कट करके अपनी मॉम को फोन देकर वहां से चले जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मोया अपने ऑफिस में अपना क्लीनिंग का काम कर रही होती है। तभी वहां पर उसकी सिस्टर आती है जो उसे डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। पर मोया को उसकी बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वह बराबर उसे उल्टा जवाब दे रही होती है और यहाँ पर सनली सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में सबको पता है, इसलिए आज तक तुम्हारी मॉम ने तुमसे बात नहीं की है। और हम देखते हैं कि इतनी बात सुनाने के बाद मोया बहुत ज्यादा उल्टे सीधे जवाब देती है और यहाँ पर सन ली उसे वार्निंग देती है कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, तुम इस कंपनी में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगी। लेकिन तभी वहां पर बोयजिन अपने एक जर्मन के क्लाइंट के साथ आया होता है और सनली यह मौका देखते ही मोया को उस क्लाइंट के ऊपर धकेल देती है और उसके सामने बेइज्जती करने लगती है और कहने लगती है कि देखो तो हमारे कंपनी के हाउस क्लीनर भी इतने ज्यादा डेयरिंग हो गए हैं, वह हमारे इतने रिच क्लाइंट के कपड़े खराब करने के लिए कैसे उनके ऊपर जंप कर रहे हैं। अब मोया उस मोमेंट पर सनली से तो नहीं लड़ सकती थी, इसीलिए वह जर्मन लैंग्वेज में उस बंदे से बात करने लगती है। और वह जो क्लाइंट होता है वह मोया की जर्मन से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वह बोयजिन की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपके कंपनी में इतने ज्यादा हुनर लोग हैं कि मामूली से क्लीनर को भी इतनी अच्छी जर्मन लैंग्वेज आती है। और अब हमें ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर मीटिंग होने वाली होती है। अभी बोजिन का असिस्टेंट बोजिन को आइडिया देता है कि वह मोया को बुलाकर इस आदमी के साथ ट्रांसलेटर का काम करवाए, शायद इससे अपनी लैंग्वेज में पूरे प्रोजेक्ट को कन्वे करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और मोया हमें समझाती जाएगी और हमारे प्रोजेक्ट को इस तक पहुंचाती जाएगी। बोजिन को उसका आइडिया पसंद आता है, लेकिन सनली उन सब की बातें सुन लेती है और वह कोशिश करती है कि मोया बस जैसे तैसे करके इस मीटिंग में न आए। और वह भागते हुए मोया के पास जाती है और उसे कहती है, नीचे जाकर पानी की बोतल लेकर आओ। मोया कहती है, पहले तो मुझे पैसे दो। लेकिन सनली और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है, लेकिन तब तक वहां पर बोजिन का असिस्टेंट आता है और कहता है, जल्दी से अंदर चलो, बॉस ने तुम्हें ट्रांसलेटर की जॉब के लिए बुलाया है। मोया अब सनली से कहती है, अगली बार आकर मुझसे आर्ग्यूमेंट करना, अभी मुझे ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। और हम देखते हैं मीटिंग का सीन जहां मोया बहुत अच्छी तरीके से दोनों पार्टीज को हैंडल करती है और यहाँ पर वह जो क्लाइंट होता है वो बोयजिन के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और सभी मोया के लिए बहुत ज्यादा ताली बजाते हैं। यूजिन भी उसके लिए ताली बजाता है। सुनली को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है और जब मोया बाहर आती है तो कंपनी के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन तभी पीछे से सुनली जाती है और कहती है, आज तुम्हारा लक अच्छा था इसलिए तुम्हें ये काम मिल गया, वरना तुम रहोगी मामूली से क्लीनर ही ना। और वह फिर से मोया की बेइज्जती करती है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? शायद तुम मुझसे जल रही हो, इसलिए जलन की वजह से ये लाल हो गई हैं। मैं तुम्हें अपने प्रमोशन के बाद थोड़े से पैसे दे दूंगी, अपनी जलन पर लगाने के लिए बर्स खरीद लेना। जिस चीज से सुनली को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह फिर से मोया की बेइज्जती करना शुरू करती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। और यहाँ पर लिया कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम उस फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो और तुम्हें वहां से निकाल दिया गया था। और वे मोया के भूले हुए पास्ट को उठा उठाकर बार बार उसे हर्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी वहां पर बोजिन आ जाता है। सुनली बोजिन से भी मोया की कंप्लेंट लगाने की कोशिश करती है, पर बोजिन मोया को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर अब मोया बोजिन से कहती है, अगर तुम मुझे उस लड़की की बात सुनकर इस कंपनी से निकालना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। बोजिन बोलता है, तुम बेवकूफ हो, तुमने इतना अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें इस कंपनी से क्यों निकालूंगा, तुम तो बहुत काम की,
चीज़ हो और मैं तुम्हें ट्रांसलेटर की पोजीशन पर ही रखूंगा और आज से तुम मेरी थर्ड असिस्टेंट होगी। मैं तुम्हें बहुत सारी सैलरी दूंगा। मोइया खुश हो जाती है और कहती है वे तैयार है इस जॉब को करने के लिए और उसकी खुशी का कुछ भी ठिकाना नहीं होता। इधर हम देखते हैं अगले दिन मोइया अब बो जिन की असिस्टेंट बनकर कंपनी में आती है। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं और उसकी तरक्की के लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं। तभी वहां पर लिया आती है। लिया कहती है, कैसा लग रहा है भिखारी से राजा बनकर? शायद तुम्हें इन सब चीजों का आइडिया नहीं होगा और हो सकता है कि तुमने बो जिन के ऊपर कुछ जादू किया हो। क्या भरोसा तुमने उसे गलत तरीके से ब्लैकमेल किया। और मोइया कहती है, अपनी बकवास बंद रखो। मैं ऐसा क्यों करूंगी और तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें बहुत ज्यादा जलन हो रही है ना मेरी इस प्रमोशन से। और यहाँ पर सुन ली उसे मारने जाती है, लेकिन तब तक वहां पर यूजिन आ जाता है और यूजिन सुन ली को धक्का देता है और कहता है और इनसे दूर हो। और वह मोया से पूछता है क्या वह ठीक है, सुन ली ने उसे ज्यादा कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मोया उसकी तरफ देखती है और यहाँ पर सभी लोग सुन ली के ऊपर हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। और यहाँ पर यूजिन मोया को सबके सामने प्रपोज करता है और कहता है, मैं अपनी सारी पुरानी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे एक मौका दो सब कुछ ठीक करने के लिए। मेरे ऊपर यकीन रखो, मैं कुछ की बिगाड़ने नहीं दूंगा। और ये अब हैरान होती है कि वह क्या करें। और वहाँ खड़े सभी लोग मोया को फोर्स कर रहे होते हैं यूजिन को हाँ में जवाब देने के लिए। और बहुत ज़्यादा शोर मच रहा होता है और सुन ली बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। वहां पर बोजिन आता है और बोजिन कहता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है जिस पर अब बोजिन मोया को अपने पास बुलाता है और कहता है मुझे कुछ काम है। मोया को अंदर ले जाता है और उसे कहता है सारे मीटिंग्स और शेड्यूल फिक्स करो, जिस पर मोया तैयार हो जाती है। लेकिन वह उससे यह भी पूछता है, क्या तुम यूजिन के पास वापस जाना चाहती हो? मोइया मना करती है और कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसने मुझे उस समय पर छोड़ा था जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अपने पास्ट को दोबारा से नहीं जीना चाहती हूँ। तभी उसके पास उसके बच्चों का फ़ोन आता है। उसके बच्चे पूछते हैं, क्या सब कुछ ठीक है? मदर, आपके बॉस ने आज आपको परेशान तो नहीं किया? और अरेंज कहती है, ऐसे नहीं है। मेरे बॉस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उन्होंने मुझे प्रमोशन भी दिया है। और पता है, मदर की सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है और हमारी लाइफ स्टाइल पर इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बच्चे कहते हैं, हाँ ये सब कुछ तो वार्निंग का कमाल है जो मैंने आपके बॉस को दी थी। मोया ये हैरान होती है और अपने बच्चों से पूछती है कौन सी वार्निंग, और उसके बच्चे एकदम से फ़ोन कॉल काट देते हैं। और वह फिर बोजिन से पूछती है, मेरे बच्चों ने आपसे कॉल बात की थी क्या? बोजिन से कहता है, ये सब मतलब नहीं रखता है, तुम अपना काम करो। और यहाँ पर बोजिन उसे अगला टास्क देता है और कहता है, हमारा बहुत ज़रूरी काम है, हमें इस कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होगा और तुम अकेले फ़्लाइट करके वहाँ तक पहुँचोगी। मोये हैरान होती है क्योंकि वह आज से पहले कभी भी ऐसे ट्रैवल नहीं की होती है और फिर वह बोजिन की बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोया उस लोकेशन पर पहले ही पहुंच जाती है और वह बहुत क्यूट आउटफिट पहनकर खड़ी होती है और बहुत प्यारी लग रही होती है। तब तक वहां पर बोजिन आता है और वहां से देखता है और उन्होंने स्टे के लिए एक होटल चुन लिया होता है। मोया वहां पर खड़ी होती है और बोजिन को एक वेटर आकर वापस उसकी व्हीलचेयर पर बैठाता है और बोजिन उस आदमी से कहता है, तुम सारा सामान यहीं छोड़ जाओ और यह सब लेकर आएगी। मोया सारा सामान होटल रूम के अंदर लेकर आती है और सब कुछ सेट करती है। बोजिन उसे से अपना फ़ोटो उतार कर देता है और उसे पूछती है, आपने मेरा रूम कौन सा बुक किया है? बोजिन ने बोला, मैंने कोई सा रूम बुक नहीं किया है क्योंकि ये होटल फुल हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारा इसके भी मेरे रूम में करवा दिया। मोया बोलती है कि वह हॉल में जाकर सो जाएगी। बोजिन बोलता है, वह सब कुछ तो ठीक है पर उससे पहले जाकर मेरे नहाने का इंतज़ाम करो। मोइया कहती है, ये आप क्या बोल रहे हो? बोजिन बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरी असिस्टेंट हो, इतना तो कर ही सकती हो। मोइया ये अब जाकर बोजिन के नहाने का इंतज़ाम करने लगती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है और वह बोजिन के बारे में उल्टा सीधा बड़बड़ा रही होती है। तभी अंदर बोजिन आता है। मोइया का पैर जल्दी से स्लिप हो जाता है क्योंकि वह डर जाती है उसे देखकर और बोजिन उसे पकड़ लेता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मोयाया उसे धक्का देती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, अब आप नहा लीजिए। जिस पर बोजिन उससे से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे नहलाने में मेरी मदद करवाकर। मोयाए कहती है, यह तुम क्या बोल रहे हो? बोजिन बोलता है, तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें यह करना पड़ेगा।
अब मोइया को कुछ समझ नहीं आता। वह बोजिन से बस 2 मिनट मांगती है और वह चालाकी करने के लिए बाहर चली जाती है। वह एक बंदी को बोजिन की बॉडी की मसाज करने के लिए भेज देती है। अब बोजिन तो पीछे बैठा होता है। उसे लग रहा होता है कि यह सब कुछ काम मोइये कर रही है, पर वह बंदी प्रोफेशनल मसाजर होती है और बोजिन को एकदम से बॉडी में दर्द होने लगता है और उसे लग रहा होता है कि बस उसके आंसू निकलने वाले हैं। मोइया ये सारे सीन एंजॉय कर रही होती और कह रही होती है कि आज के बाद मेरा बॉस किसी से भी अपने बॉडी पे मसाज देने के लिए नहीं बोलेगा, और वह अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वह पीछे की तरफ देखता है तो वहां पर एक ओल्ड लेडी होती है। मोयाया के हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता है। तभी बोजिन पीछे से आता है। मोयाया बोजिन के बारे में उल्टा सीधा बड़बड़ा रही होती है। बोजिन उससे से नॉक करता है, पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। मोयाया जैसे ही पीछे मुड़ती है, बोजिन कहता है तुमने ट्रिक तो अच्छी खेली, पर यह हर बार काम नहीं करेगी, और वह मोया को पुश करता है और उसे किस करने लगता है। मोया कहती है ये क्या कर रहे हो, कहीं है मुझ में, मैं इंटरेस्टेड तो नहीं है। वह उसे रोकती है और कहती है आप क्या कर रहे हो, जिस पर बोजिन बोलता है तुम्हें डर लग रहा है ना मुझसे। मोइये कहती है मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ, और वह गुस्से में वहां से भागकर चली जाती है। और वह कहती है ये सब कुछ बोजिन ने जानबूझकर किया है, और वह जाकर हॉल में सो जाती है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे 2 लड़कियां पकड़कर कहीं ले जा रही होती हैं। मोयाई को लगता है कि यह सब कुछ सनली करवाया जा रहा है, पर उसे एक मेकअप के रूम में ले जाया जाता है जहां पर बोजिन भी होता है। और यहाँ पर बोजिन उसे बताता है कि आज हमारे कंपनी के लिए एक फैशन शो कंपटीशन है, तो तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनकर मेरे साथ चलना होगा, पर उसके लिए तुम्हें अपना हुलिया भी सुधारना होगा। और फिर वह लड़कियां मोयाई का मेकअप करती हैं और वह बोजिन से तारीफ कर रही होती हैं कि यह लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है। और उसके बाद अब बारी आती है मोया के आउटफिट चेंज की। अब मोया बार बार सारे आउटफिट्स चेंज करके आती है, और इन आउटफिट्स में से एक भी आउटफिट बोजिन को पसंद नहीं आता है। बोजिन बोर हो जाता है और वह कहता है आखिर क्या दिक्कत है, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी इस लड़की के ऊपर भी एक भी कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तभी अचानक से मोयाए एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर आती है। बोजिन मन में सोच रहा होता है कि इसमें कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, और यहाँ पर सभी लड़कियां उसकी तारीफ कर रही होती हैं। और मोया कह रही होती है इतने सारे कपड़े बदलवाने के बाद अब इनको बस ये घटिया सी ड्रेस पसंद आई है। और उसके बाद मोया उस लड़की से कहती है बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, क्या तुम मुझे एक शॉल लाकर दे दोगी। और वह लड़की उसे एक शॉल लाकर देती है। और उसके बाद अब बारी आती है इनके उस फैशन शो कंपटीशन में जाने की, जहां पर मोया रेडी होकर बोजिन की हेल्प करते हुए वहां पर उसे ले जाती है। सभी लोग इन दोनों को कैप्चर कर रहे होते हैं और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये बोजिन की गर्लफ्रेंड है, और बस सभी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद ये लोग अपने कॉम्पिटिटर के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर वे कॉम्पिटिटर बोजिन से कहता है इस बार इस कंपटीशन को जीतने के लिए तुम एक बहुत ही सुंदर लड़की को लेकर आए हो, तुम्हारा रिलेशन क्या है, ऐसे ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बोजिन बोलता है तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर से बहुत ज़्यादा मतलब है, अपने काम से काम रखो। और उसके बाद अब ये लोग सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर बोजिन के पास ये न्यूज़ आती है कि उनकी मॉडल जो ड्रेस पहनने वाली थी उसको किसी ने डैमेज कर दिया। ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं और वह मॉडल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वह कह रही होती है कि वह ऐसे इस खराब ड्रेस को पहनकर स्टेज पर कैसे परफॉर्म करेगी। और यहाँ पर वह कॉम्पिटिटर भी आता है और वह बोएजिन का मजाक बनाता है और कहता है जल्दी से अपने पैर इस कंपटीशन से पीछे कर लो, क्योंकि तुम अब इसको नहीं जीतने वाले, शायद मैंने सच ही बोला है। और वह हंसता हुआ वहां से चला जाता है। अब इनके पास कुछ सॉल्यूशन नहीं होता। बोजिन सोच रहा होता है कि यह सब कुछ किसने किया है, और उसे लग रहा होता है कि यह सब कुछ कॉम्पिटिटर ने किया है, पर वह कॉम्पिटिटर से कहता है तुम्हारे पास इन सब चीज़ों का कुछ प्रूफ नहीं है। अब वह लोग तो वहां से चले जाते हैं, पर इन लोगों को समझ नहीं आता अब ये क्या करें, जिस पर मोया ये कहती है मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। पहले वह मॉडल कहती है मैं ऐसे ही किसी की बात नहीं मानूंगी। बोजिन उसे धमकाता है और कहता है तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पैसे मैं दे रहा हूँ। जिस पर अब वह मॉडल मोयाये की बात मानती है। मोयाये से एक ड्रेस पहनकर आने के लिए बोलती है और उसको सिजर से काटना शुरू करती है और उसके ऊपर बहुत सारे कलर डालती है। थोड़ी देर बाद वह ड्रेस बहुत सुंदर सी निकल कर आती है। सभी लोग हैरान होते हैं और उस मॉडल को भी वह ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सभी लोग मोयाये की उसकी तारीफ करते हैं। और अब हम देखते हैं कि वह मॉडल जाकर वॉक करती है और सभी लोग बोजिन की ड्रेस के प्रोजेक्ट से इतने ज़्यादा खुश होते हैं, और यह कंपटीशन भी बोजिन जीतता है। मोइया तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। बोजिन उसे हैंकी देता है।
अपने आंसू पोंछने के लिए। अब बो जिन का कॉम्पिटिटर उसके पास आता है और वह से कहता है कि तुमने लास्ट मिनट पर ये चीज़ें फिक्स करके तो बहुत अच्छा किया। जिस पर बो जिन उससे बताता है इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू आपको मेरी असिस्टेंट को बोलना चाहिए। जिस पर अब बो जिन का कॉम्पिटिटर मोया ए को अपनी कंपनी में मेन डिज़ाइनर की पोजीशन पर लाने के लिए बोलता है और कहता है कि वह उसके सारे खर्चे चलाएगा। मोई ये पहले तो हाँ कर देती है, फिर वह मना कर देती है और इतने ज़्यादा कन्विंस करने के बाद भी मोई ये उस आदमी के साथ नहीं जाती है। बोजिन को भी डर होता है कि कहीं और चली ना जाए। अब बोजिन मोया से पूछता है कि वह इतने सारे पैसे दे रहा था, तुम्हारे सारे बिल माफ़ कर रहा था, तुम फिर क्यों नहीं गई? मोया कहती है वह आदमी तो ज़रूर पैसे वाला था, पर उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। वह बहुत घटिया आदमी था और मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती हूँ। बोजिन उसकी बात सुनकर मन ही मन खुश होता है और वह सोच रहा होता है कि अब वह मोये को प्राइस के तौर पर क्या दे। और यहाँ पर वॉरेन से कहता है हम कर लिए यहाँ से वापस अपने सिटी चलने वाले हैं। और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मोया अब बोजिन के सामने खड़ी होती है और वह उससे कह रही होती है कि आप जो ये इतना महंगा गिफ्ट मुझे दे रहे हैं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। बोजिन उसे कहता है तुमने आज जितनी मेहनत की है उसके बाद भी यह भी कम है और तुम इसे ले सकती हो, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत का ही रिजल्ट है। मोये को उसकी बातें सुनकर तो अच्छा लगता है। उसके बाद बोजिन उसे कहता है चलो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। मोये कहती है कैसे? बोजिन कहता है मैंने बहुत ही महंगी वाइन मंगाई है, हम उसे पीकर सेलिब्रेट करेंगे। मोया ये थोड़ा घबरा जाती है। बोजिन कहता है टेंशन मत लो, मुझे 4 बच्चों की माँ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर मोया ये को यकीन हो जाता है। अब ये लोग ड्रिंक करते हैं, मोया को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है और वह पागलों की तरह हरकतें करने लगती है और वह स्पीच देने लगती है और वह बोजिन के सामने कहती है पता है तो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं एक डिज़ाइनर बनूं और आज जब मैंने वो ड्रेस बनाई मैं इसीलिए इमोशनल हो गई क्योंकि वह मेरा पहला प्रोजेक्ट था। मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें ऐसे होंगी और देखो आज मेरे लिए कितना खुशी का दिन है। और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। बोजिन उसकी क्यूट सी हरकतें देख रहा होता है। तभी मोया कहती है मुझे बाथरूम जाना है और वह बाथरूम जाती है। मोया के बाथरूम जाते ही उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। बोजिन उसका फ़ोन पिक करता है और उसे पता चलता है कि यह फ़ोन उसके बच्चों ने किया है। उसके बच्चे कहते हैं मॉम आप कहाँ पर हो, आपका वह खड़ूस बॉस आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? बोजिन बोलता है कि आपकी मॉम मेरे ही पास है और खड़ूस बॉस आपकी मॉम को परेशान नहीं कर रहा है। जिस पर ये बच्चे एकदम से अपनी टोन बदलते हैं और बोजिन को थैंक यू बोलते हैं उसकी मॉम को प्रमोशन देने के लिए। और वह लोग यहाँ पर अब मोया और बोजिन के रिश्ते की बात चलाने लगते हैं। वह बोजिन से कहते हैं तो मैंने बताया अंकल मेरी जो मदर है वह सिंगल है और उसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। वह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं। तो बोजिन बोलता है इन सब चीज़ों से मैं क्या करूं? जिस पर वह बच्चे कहते हैं आप मेरी मॉम से शादी कर लीजिए। बोजिन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर वह बच्चे कहते हैं हमें बुरा नहीं लगेगा कि आप हमारे फादर बनोगे और वैसे भी मॉम आपके लिए काम करती है। जिस पर बोजिन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदर में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी वह इतनी कोई खास सुंदर नहीं है। जिस पर उन बच्चों को गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं तुम हमेशा से खड़ूस थे और खड़ूस ही रहोगे और मेरी मॉम को परेशान मत करना वरना मैं आपके ऑफिस आकर आपके सारे स्नैक्स खा जाऊंगा। बोजिन को उनकी बातें सुनकर बहुत हंसी आती है। तब तक वहां पर मोयाए आती है जो अब थोड़ी ठीक होती है, उसे ज़्यादा नशा नहीं होता और बोजिन उसका फ़ोन साइड पर रख देता है। अब यहाँ पर उसने फ़ोन कॉल कट नहीं किया होता है, उसके बच्चे सारी बात सुन रहे होते हैं। अब यहाँ पर बोजिन मोये को परेशान करना शुरू करता है और कहता है तो मेरी असिस्टेंट हो ना, तो तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, जो भी मैं तुमसे बोलूँगा तुम्हें वह सारे काम करने पड़ेंगे। और बोजिन को उसे परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। इधर उसके बच्चे कह रहे होते हैं कि एक घटिया अंकल तो मेरी मदर को परेशान करने से पीछे ही नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वह बच्चे इतने ज़्यादा जीनियस होते हैं कि वह बोजिन की कंपनी की वेबसाइट हैक कर लेते हैं। बोजिन के पास फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसकी कंपनी की वेबसाइट हैक हो गई है और इसी बीच मोयाये को उसके फ़ोन से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह फ़ोन उठाती है और उसे पता चलता है कि ये फ़ोन उसके बच्चों का है। और वह अपने बच्चों को बताती है कि नहीं नहीं अंकल परेशान नहीं कर रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक हैं और वह चल आएगी, अंकल तो बहुत अच्छे हैं। जिस पर वह बच्चे कहते हैं ठीक है और वह फ़ोन पर ही वार्निंग देते हैं कि अंकल अगर आपने मेरी मदर को परेशान किया ना तो आपको पता है ना मैं आपके साथ क्या करूँगा।
और ऐसा बोलकर वह लोग फ़ोन कॉल कट कर देते हैं। इधर बोएजिन को पता चलता है कि उनकी वेबसाइट जो है वह भी ठीक हो गई है। अब बोएजिन धीरे धीरे करके मोएये के क्लोज जाने लगता है। मोएये कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? अब बोएजिन उसके क्लोज जा रहा होता है। मोएयाई घबरा रही होती है और वह अपने पास में रखी वह बोतल लाकर उसके सिर पर मार देती है। बोजिन घायल हो जाता है। मोइये से कहता है, ये तुमने क्या किया? मोइये कहती है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को ये सब करना पड़ा। और तभी बोजिन के सर से खून आने लगता है। अगले सीन में ये लोग डॉक्टर से बोजिन का ट्रीटमेंट करवाते हैं और डॉक्टर बोजिन को कुछ मेडिसिन देता है और वह मेडिसिन लेकर बोजिन वहाँ से आ जाता है। और अब मोइया बोजिन को उसके रूम में छोड़ने जाती है, लेकिन बोजिन उसे वहाँ से ऐसे नहीं जाने देता। वह कहता है, हमारी यह पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई है, और वह उससे ड्रिंक करने के लिए कहता है। मोइये को गुस्सा आता है। वह मना करती है और कहती है कि मुझे नहीं करना, लेकिन बोजिन बोलता है कि तुम पहले ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी हो और अगर तुम मेरे साथ बैठकर एक दो बार और ड्रिंक कर लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। अब मोया बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और अब वह पागलों की जैसी हरकतें कर रही होती है और बोजिन बोलता है, ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रहे हो ना। और जब वह यहाँ पर अपना दुख बताना शुरू कर देती है और कहती है, तो मैं पता है, मैं जब अनएम्प्लॉयड थी तो 4 बच्चे पालना मेरे लिए कितना मुश्किल था, और अगर मैं उन्हें गरीबों की तरह उनके स्कूल ले जाती तो मुझे यह नहीं चाहिए था कि मेरे बच्चों को कोई परेशान करे और वह वापस सोफे पर गिर जाती है। बोजिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, यह लड़की मुझे ऐसी क्यों महसूस हो रही है जिससे मैं 5 साल पहले जापान में मिला हूँ। मोइया उसे किस कर लेती है। बोजिन कहता है, क्या चाहिए, सब कुछ तुमने जानबूझकर किया। मोइया कहती है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो तो मैं क्या करूँ, तुम मेरे उस खड़ूस बॉस से तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। और वह नशे में कुछ भी बड़बड़ा रही होती है और बोजिन उसकी बातें सुन रहा होता है और वह पागलों की तरह हरकतें कर रही होती है और उसके बाद उसे वॉमिट होना शुरू हो जाता है और वह यहाँ पर कुछ भी बोल रही होती है। उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि वह ये सब कुछ बोजिन के बारे में ही बोल रही है। अब बोजिन उसे कहता है, चलो तुम अपने बेडरूम में चलो, तुम्हें सोने की ज़रूरत है। मोया कहती है, नहीं तो मेरी बात सुनो, और वह बोजिन को कस के हग कर लेती है। बोजिन बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर अब मोयाए कहती है, तो मुझे बेडरूम पर क्यों नहीं लेकर चल रहे हो, और वह फिर से बोजिन के कपड़ों के ऊपर वॉमिट कर देती है। बोजिन कहता है, जब कल तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। मोया कहती है, पछतावा तो वह आदमी करेगा, और वह बंदर की तरह बोजिन से चिपकी हुई होती है। बोजिन उसके बेडरूम में उसे छोड़ने आता है। वह उसे अपनी गोदी से उतारने के लिए बोलता है, लेकिन मोया तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही होती है और वह उसे उसके बिस्तर पर फेंक देता है। फिर मोया छोटे बच्चों की तरह उसके बिस्तर पर जम जाती है। बोजिन उसकी वीडियो बना लेता है ताकि वह कल उसे दिखा सके और यह यकीन कर सके कि यह सब कुछ हरकतें उसने ही की हैं। फिर उसके बाद वह मोयाए को सोने के लिए बोलता है, लेकिन मोयाए उसे अपने पास बुलाती है और उसका हाथ पकड़कर अभी भी बैठी होती है और वह बोएजिन को नहीं छोड़ रही होती। और बोएजिन कहता है कि जब भी मैं इस लड़की के पास आता हूँ, मुझे मेरे पास की याद आ जाती है जिसको भूल कर मैं जी रहा हूँ, क्योंकि जिस लड़की से 5 साल पहले मैं मिला था उससे मैं आज तक नहीं मिल पाया हूँ और मुझे नहीं पता वह कहाँ है, और हमने उसे ढूंढने की भी कोशिश की। और उसे लगता है कि मोइये ही वह लड़की है, क्योंकि उसे बस इतना याद होता है कि उस लड़की की बैक पर एक निशान है और वह मोइये के पीछे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खुद से इतना ज़्यादा शर्मिंदगी और गिल्ट महसूस होता है कि वह यह चीज़ नहीं कर पाता है और वह मोइये को सोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। मोइये की आंख खुलती है और वह हैरान होती है क्योंकि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वह चिल्लाने लगती है। बोजिन आता है उसके पास और कहता है, क्या हुआ। मोइये कहती है, मेरे सारे कपड़े कहाँ गए और मेरे कपड़े किसने चेंज किए। जिस पर बोजिन बोलता है, तो क्या लगता है कि यह सब मैं करूँगा। मोइये कहती है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बोजिन कहता है, अपनी बकवास बंद रखो, ये सब कुछ यहाँ के नौकरों ने किया है। तुमने वॉमिट करके सारे कपड़े गंदे कर लिए थे और इसलिए उन कपड़ों को चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ी, वरना होटल वालों का सारा बिस्तर खराब हो जाता। मोइया कहती है, अगर तुमने कुछ भी मेरे साथ किया होगा ना, तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। बोजिन बोलता है, बकवास बंद रखो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारी एक और मीटिंग है, और वह वहां से चला आता है। थोड़ी देर बाद जब वह रेडी होकर उसके पास आता है तो वह देखता है कि मोइये को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वह उठ भी नहीं पा रही है। बोजिन उससे पूछता है, तो क्या हुआ। मोइये कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। बोजिन बोलता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तुमने ब्रेकफास्ट किया। मोया बोलती है, नहीं, मुझे पीरियड्स आ गया। अब बोजिन को यहाँ पे पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता।
अब यहाँ पर मीटिंग शुरू होती है और बोजिन उसके साथ मीटिंग करने से मना कर देता है क्योंकि वह लड़की उसे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रही होती है। बोजिन वहाँ से चलने के लिए बोल देता है। मोया उसे समझाती भी है और फिर वह उस लड़की से कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी, क्या तुम हमारे साथ डिनर करने आना चाहती हो? बोजिन बोलता है, तुम उसे डिनर पर क्यों बुला रही हो? और वह गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद मोया उसके पास जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरा बॉस थोड़ा खड़ूस है, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। जिस चीज़ से वह लड़की कहती है, मैं पहले से तुम्हारे बॉस को जानती हूँ। मोया थोड़ी शॉक होती है और कहती है, कैसे? जिस पर वह उसे बताती है कि वह और बोजिन सेम कॉलेज में थे और यहाँ पर उस लड़की ने बोजिन को प्रपोज भी किया था उसकी बॉयफ्रेंड बनने के लिए। जिसको सुनकर मोया को इंटरेस्ट आता है और वह कहती है, फिर क्या हुआ? जिस पर वह कहती है, क्या ही होगा, जैसे अभी रिजेक्ट किया है वैसे ही उसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया था। यह बात सुनकर उस लड़की के लिए मोया को बुरा लगता है और कहती है, मुझे पता था वह ऐसे ही कर रही है, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोया कहती है, आप मेरे बारे में गलत मत सोचना। मैंने अभी बोजिन का ऑफिस ज्वाइन किया है, मैं बहुत टाइम से उसके साथ नहीं हूँ और हमारे बीच ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। पर उस लड़की को तो पता होता है कि बोजिन इस लड़की से प्यार करने लगा है और यहाँ पर वह मोया को समझाती है कि बोजिन बहुत कम लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल के बात करता है और तुम उनमें से एक हो, टाइम स्पेंड करता है। फिर उसके बाद मोया वापस बोजिन के पास आती है। बोजिन के पास कॉल आया होता है कि वह लड़की उसके साथ बिजनेस डील करने के लिए तैयार हो गई है और बोजिन मोया से कहता है, तुमने उसको कैसे कन्विंस किया? मोया कहती है, ऐसा तो मैंने उससे कुछ बोला भी नहीं, बस हमने थोड़ी देर फ्रेंड बनकर बातें की थी। पर वह सब कुछ नहीं बताती है और वह बोजिन से कहती है कि अब तो मुझे इन सब चीज़ों के थोड़े से तो पैसे दोगे ना। जिस पर बोजिन उसके पास बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और वह मोया से कहता है, अगर तुमने मुझे छोड़कर जाकर किसी और की कंपनी को ज्वाइन करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मोया कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, और वह बाहर चली जाती है क्योंकि बोजिन की एक और बिजनेस मीटिंग होती है। मोया बाहर उस दूसरे बंदे के गार्ड्स के साथ खड़ी होती है और तभी अंदर से कुछ आवाज आती है। मोया और वो गार्ड्स अंदर भागते हुए जाते हैं। मोया बोजिन की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि अब ठीक है? बोजिन बोलता है, वह ठीक है। मोया वहां से ले जाने लगती है जिस पर उस बंदे के गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और वह बंदा उनसे कहता है, इन्हें जाने दो। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब मोया सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंदर से इतनी जोर चिल्लाने की आवाज़ आई। जिस पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वह बंदा बोजिन के साथ बिजनेस करने के लिए तो तैयार था, पर उसके बदले में वह बोजिन की असिस्टेंट को अपने पास रखना चाहता था और इसलिए बोजिन ने अपने पैरों पर खड़े होकर उसके सिर पर कप मार दिया और उसे इंजर्ड कर दिया। और अब ये लोग एक लव गार्डन की तरफ होते हैं जहां पर बहुत सारे कपल्स एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। मोया बोजिन से कहती है, लगता है हम गलत जगह पर आ गए, हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। जिस पर बोजिन कहता है, तुम 4 बच्चों की माँ हो और तुम ऐसे कपल्स को देखकर अभी भी शर्म आती है। मोया कहती है, अपनी बकवास बंद रखो और चलो। जिस पर बोजिन उसका हाथ अपनी तरफ खींच लेता है और वहां उसे किस करने लगता है। मोया उसे रोकती है और कहती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है। लेकिन तभी वह देखती है कि पीछे से बहुत सारे गार्ड्स आ गए हैं और वह बोजिन को लेकर भागना शुरू करती है। यह भागते भागते एक सीक्रेट एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अंदर छुप जाते हैं और वह गार्ड से ना ढूंढते ढूंढते वहां भी आ जाते हैं। जिस पर यह एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें शक ना हो। फिर वह गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। मोया बोजिन को धक्का देती है और कहती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है, कम से कम मेरी तरफ थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाओ। जिस पर बोजिन बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, और वह मोया को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। मोया को गुस्सा आता है और उसे धक्का देती है और वहां से चली जाती है। फिर यह लोग अब वापस से अपने होटल रूम पर पहुंचते हैं जहां पर बोजिन उससे कहता है, तुम्हारी बहुत बकवास हो गई, और वह इसका सारा सामान लेकर उसे अपने रूम से बाहर निकलवा देता है। जब मोया गुस्से में वहां से जाती है, उसे रियलाइज होता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है और अब उसे ना चाहते हुए भी बोजिन के पास दोबारा अपना फोन लेने जाना पड़ेगा। वह बोजिन के दरवाजे पर जाकर नॉक करती है। बोजिन ड्रिंक करने वाला होता है और वह बोजिन से कहती है उसका फोन दे दे। फिर थोड़ी देर बाद मोया को रियलाइज होता है कि उसके कपड़े भी अंदर ही रह गए हैं। अब बोजिन से अपने कपड़े लेने के लिए दोबारा से दरवाजा नॉक करती है। बोजिन बोलता है, शायद तुम अकेले सोना नहीं चाहती हो, चलो अंदर आ जाओ, और उसका हाथ टाइट से खींच लेता है। मोया उसे रोकती है पर वह उसे जबरदस्ती किस करने लगता है।
अब सीन पर मोया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोजिन से कहती है, तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कुछ भी करोगे बोजिन। उससे बोलता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तुम एक रात मेरे साथ स्पेंड कर लो। मोया को गुस्सा आता है, वह उसे अपने पैर से मारती है और कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है, पर मैं पैसे ऐसे तो नहीं कमाना चाहती हूँ। और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके बाद बोजिन के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उनके बारे में बहुत सारे ट्यूमर्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। बोजिन न्यूज़ चेक करता है और वह कहता है कि पता करो ये सब किसने फैलाया है। इधर हमें दिखाया जाता है मोया को, जो बेडरूम में बैठी बैठी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास यूजिन का कॉल आता है। यूजिन उसे बताता है कि जब से वह फैशन कंपटीशन हुआ है तब से मोया तुम्हारा डिमांड मार्केट में बढ़ गई है और वैसे ही डिजाइनिंग ड्रेसेस के मिलियन में ऑर्डर आए हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? मोया कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बकवास करोगे तो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। जिस पर वह यूजिन को फोन काट कर वहां से जाने के लिए बोलती है और कहती है, मुझे नींद आ रही है, मुझे तुम्हारी फालतू की चिचापर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर यूजिन उससे कहता है, जरा न्यूज़ तो चेक करो, जिस आदमी के पीछे तुम घूम रही हो उस आदमी के बारे में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। मोया कहती है, मुझे सब पता है, और वह फ़ोन काट देती है। फिर उसको अचानक से यह होता है कि भाई बोए जिन के बारे में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, और वह चुपके से अपना फ़ोन उठाती है और ऐसे एक्सक्यूज़ देती है खुद को कि मैं चेक कर सकती हूँ, हो सकता है किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत पोस्ट किया हो। और वह जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कि बोए जिन की शादी किसी और से होने वाली है। और यहाँ पर उसे बार बार बोए जिन की उन बातों का याद आ रहा होता है जो उसने उसके साथ उस सीक्रेट रूम में की होती हैं और उसे किस किया होता है। अब इसके बाद का सीन दिखाया जाता है, मोया के दरवाजे पर कोई आता है, वह उसे नॉक करता है और यह कोई नहीं बोए जिन होता है। बोए जिन उसे वहां से ले जाने लगता है। मोया कहती है, सुबह सुबह तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होती रहती है, और वह बोए जिन के साथ चली जाती है, जहां पर बोए जिन उसे बहुत सारे डिजाइन्स के आउटफिट ट्राई करने के लिए बोलता है। मोया कहती है कि मैं इनको क्यों ट्राई करूं, जिस पर बोए जिन बोलता है, क्योंकि इनको मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। मोया कहती है, मुझे ये ड्रेसेस नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है बाद में इनका बिल भी मुझे ही पे करना पड़ेगा। बोईजिन कहता है, टेंशन मत लो, इनका बिल मैं पे करूंगा। मोया बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और उसे बहुत सारी ड्रेसेस पसंद आती हैं, लेकिन बाद में फ़ोन के प्राइस जानकर शॉक हो जाती है। बोईजिन बोलता है, तो मैं ऐसा मत सोचो, ये मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ या मैं उस लड़की के लिए खरीद रहा हूँ जिसको मैं प्यार करता हूँ। और शॉक होती है और कहती है, ऐसी कौन सी लड़की पैदा हो गई। बोईजिन कहता है, तो मैं क्यों जलन हो रही है। जिस पर मोया कहती है, मुझे क्यों जेल ऐसी होगी, ये मेरे मतलब की बात नहीं है। बोईजिन उसकी स्माइल देख सकता था कि उसे गुस्सा आ रहा है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मोया अपने ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज के लिए कुछ न कुछ लेकर आई होती है और उन्हें दे रही होती है। तभी वहां पर अचानक से बोईजिन आ जाता है, सबसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उसके बाद बोईजिन मोया को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैंने जो कल तुम्हें कपड़े दिलवाए थे वो तुम क्यों नहीं पहनकर आई हो। मोया कहती है, क्योंकि वो कपड़े पार्टी के लिए हैं, ना कि ऑफिस के लिए। और इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिस पर बोईजिन बोलता है, उससे पहले जो तुम्हें ड्रेस दी थी वो कहाँ है, तुम वह भी तो पहन के आ सकती थी। जिस पर मोया कहती है, शायद तुम भूल चुके हो, वो ड्रेस तुमने तो खुद ही पाड़ दी। और यह बात सुनते ही सभी हैरान होते हैं और सभी अजीब अजीब से आवाज निकालने लगते हैं। मोया उन्हें समझाती है कि मुझे माफ करना, मैंने थोड़ा तेज बोल दिया, पर हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। बोईजिन उसे कहता है, मुझसे मेरे केबिन में आकर मिलो। मोया भागती हुई सबसे कहती है, मैं बाद में आकर आपको बताती हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अंदर का मैटर देख कर आती हूँ। और वो अंदर जाती है। अब और वहाँ बोजीन के ऊपर भड़काने लगती है और कहने लगती है, तुम सबके सामने क्या दिखाना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर बोजीन कहता है, मैं 4 बच्चों की माँ को ऐसा क्यों दिखाना चाहूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और वह मोया से जाकर कहता है, जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। मोया उसके लिए कॉफी लेकर आती है, लेकिन बोजीन को वह कॉफी पसंद नहीं आती और वह बार बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर और उससे बार बार अपने लिए कॉफी बनवाता है। मोया इरिटेट तो हो रही होती है, पर वह उससे कुछ नहीं कह पाती है।
क्योंकि यहाँ पर उसकी सैलरी की बात होती है और वह फिर से वहां से जाने लगती है। जब वह वापस आती है तो उसके कंपनी में सभी लोग उन दोनों के रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। बोजिन भी उसे ऐसे ही परेशान कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं मोया जैसी ही वहां से जाती है, बोजिन अपने एबल पर पानी गिरा देता है और उसके बाद वह मोया से वह पानी भी क्लीन करवाता है। लैपटॉप खराब कर देता है और उसे लैपटॉप भी चेक करने के लिए बोलता है। अब मोया पानी क्लीन कर रही होती है अपने हाथ से, तो बोइजिन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मोया कहती है, तमाशा करना बंद करो, हर जगह बदतमीजी करते हो तुम। और उसके बाद बोजिन कहता है, ये जो मेरा कोट है उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए देकर आओ। मोया वहां से जाने लगती है और जब मोया बाहर से जाती है तो बोजिन उसे फिर अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें आज कहीं बाहर ले जाने वाला हूँ, मुझे थोड़ा सामान खरीदना है। और वह मोया को एक ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है और वहां पर रखी हर एक ज्वेलरी को अपने ऊपर ट्राई करने के लिए कहता है। मोया को यहाँ पर डर होता है कि अगर बोजिन ने उसे इतनी एक्सपेंसिव चीजें दिलवाई तो वह सारे पैसे उसकी सैलरी से काटेगा और वह इन सब चीजों के बारे में बोजिन से पहले ही बात कर लेती है कि उसकी सैलरी में से एक भी पैसा नहीं काटा जाएगा। जिस पर बोजिन उसे कहता है, हाँ तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वह बहुत सारी ज्वेलरी इसको सिलेक्ट करवाता है और उनको ले लेता है। और यहाँ पर वह मोया को बताता है कि ये सब ज्वेलरी मैं उस लड़की के लिए ले रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। और इनको बुरा लगता है पर वह बोजिन के सामने कुछ भी ऐसा प्रकट नहीं करती है और चुपचाप से अपने घर चली आती है। जब वो घर चली आती है तो वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है और ये सोच सोच कर इमोशनल हो रही होती है कि बोजिन को उससे ज्यादा किसी और में इंटरेस्ट है और वो बस रो रही होती है और अपने आंसू पोंछती है। तभी वहां पर उसके बच्चे आ जाते हैं और वो ये सारा मैटर जानने की कोशिश करते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर मोया भी बोजिन को पसंद करती है और वो इसीलिए रो रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि बोजिन की लाइफ में कोई और लड़की है। पर उसे ये नहीं पता होता कि बोजिन ये सब कुछ उसे ही प्रपोज करने के लिए कर रहा है। और उसके बच्चे उसके पास आते हैं, वहां से पूछते हैं कि मदर आखिर क्या मैटर हुआ जो आप ऐसे रो रही हैं। जिस पर वो कहती है, कुछ नहीं, मैं बस ठीक नहीं हूँ। और वो अपने बच्चों को हग करती है और कहती है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और वो जाकर रेस्ट करने के लिए चली जाती है। जिस पर विचारों में बच्चे कहते हैं, ये सब कुछ उस अंकल की वजह से आया क्योंकि मैंने उनको बोलते हुए सुना है कि वह अंकल किसी और लड़की को प्रपोज करने जा रहे हैं और मॉम उस अंकल को पसंद करती है। जिस पर वहां खड़े और बच्चे कहने लगते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। जिस पर उनमें से सबसे बड़ा लड़का कहता है, हम ये कर सकते हैं कि वह अंकल को बुलाकर उनसे एक मीटिंग रखे और उन्हें कन्विंस करे कि वह हमारी मॉम को छोड़कर किसी और को प्रपोज न करे। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह मोया के फोन लेकर बोइजिन को मैसेज करते हैं कि कल हम आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चों को डर तो होता है कि मोया को पता चला तो वह ना बहुत डांटेगी, पर यह अपनी मदर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों बच्चे बोजिन के साथ मीटिंग करने जाते हैं। बोजिन बोलता है, आज से पहले मैंने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कभी नहीं देखी और ना मैंने इतने बड़े बड़े लोगों को देखा है। यहाँ पर बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, आपने मेरी मॉम को दोबारा से परेशान किया क्योंकि कल वह घर में बैठकर रो रही थी। बोजिन कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वह क्यों रो रही थी। जिस पर वह बच्चे कहते हैं, क्योंकि वह चाहती है कि आप हमारे डैडी बन जाओ और आप ऐसा नहीं कर रहे हो। जिस पर बोजिन कहता है, क्या आप बकवास कर रहे हो, मैंने जैसा क्या किया है, मैं ऐसा कैसे तुम्हारी मदद से शादी कर लूं। जिस पर वह बच्चे कहते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हो, हमारी मॉम तो बहुत सुंदर है, क्या आपको वह पसंद नहीं है। जिस पर बोजिन कहता है, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। जिस पर वह बच्ची की बात सुनकर उसे मारने लगते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्ची नीचे गिर जाती है और उसे इंजरी हो जाती है। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे बोजिन के साथ मिलकर उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, जहाँ पर पता चलता है उस बच्ची के शरीर से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है और उसे अभी ब्लड की जरूरत है। बोजिन डॉक्टर से कहता है उसका ब्लड टाइप क्या है, जिस पर डॉक्टर से ब्लड टाइप बताता है और बोजिन और उस बच्चे का ब्लड टाइप सेम निकलता है और ये जाकर उस बच्चे के लिए अपना ब्लड सैंपल देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोजिन के पास आता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं
बोजिन हैरान होता है और वह उसे बच्ची की डीएनए रिपोर्ट दिखाता है, जिस पर बोजिन को पता चलता है कि यह चारों बच्चे उसी के हैं और उसे यह भी पता चलता है कि उस रात जो लड़की उसके साथ थी वह कोई और नहीं, वह मोया थी। अब तक वहां पर मोया आ जाती है। मोया बोजिन को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, पहले तो तुम मुझे परेशान करते थे, अब तुमने मेरे बच्चों को भी मारना सिखा दिया है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और वह बोइजिन की एक भी बात नहीं सुनती है और उसे गुस्से में वहां से भगा देती है और वह रोना शुरू कर देती है। बोइजिन वहां से जाने लगता है, ये जानकर कि मोया अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उसे थोड़ा टाइम चाहिए ठीक होने के लिए। और वह अपने फ़ोन पर अपने किसी बंदे को कॉल करता है और कहता है, इस ब्लड टाइप के सारे ब्लड इस हॉस्पिटल में भेज दो और कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, सारे बिल तय कर दो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मोया के पास आते हैं और वह मोया से कहते हैं कि आपकी बेटी अब ठीक है और आपके सारे बिल बोइजिन ने पे कर दिए हैं, आप जाकर उससे मिल सकती हो। मोया खुश होती है कि चलो उस भले आदमी ने एक काम तो अच्छा किया। पीछे से बोइजिन उसकी स्माइल करते हुए चेहरे को देख रहा होता है और उसके बाद मोया अंदर जाती है। मोया अपनी बेटी से कहती है, वह ठीक है ना, उसे अच्छा तो महसूस हो रहा है। उसकी बेटी कहती है, मगर आप अंकल को मत डांटना, इन सब में उनकी गलती नहीं थी। मैंने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और मैं अपने आप गिर गई और यह मेरी चोट खुद से लगी है। जिस पर मोया को लगता है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है और वह उसे कहती है, तुम रेस्ट करो, यहाँ पर उसके बच्चे कहते हैं, आपको पता है वह अंकल हमारे रियल फादर हैं। जिस पर मोया को लगता है कि बच्चे मजाक कर रहे हैं और वह कहती है, उन बच्चों से बेटा सिर्फ आपकी मदर है, आपका कोई भी फादर नहीं है। और वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस जॉब को छोड़कर कुछ और काम ज्वाइन करूंगी। जिस पर वह बच्चे मोया से रिक्वेस्ट करते हैं हाँ कि वह ऐसा न करें, पर मोया कहती है, जिस जगह पर तुम लोग सेव नहीं हो मैं उस जगह पर कैसे रह सकती हूँ। पर ऐसा बोलकर अब हमें अगले दिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर और इंच मोया बोइजिन के पास जाती है और उसके मुंह पर रिजाइन करने वाला लेटर फेंक मारती है। बोइजिन कहता है, ऐसा क्यों कर रही हो। मोया कहती है, यहाँ तक तो ठीक था कि तुम मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, अब तुमने मेरे बच्चे के साथ यह गलत हरकत करने का सोच लिया है। मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगी। बोइजिन बोलता है, वह बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वह मेरे भी बच्चे हैं। मोया कहती है, अब तुमने मुझे रोकने का नया बहाना ढूंढ लिया, यह बहाना काम नहीं करेगा। जिस पर बोइजिन कहता है कि तुम खुद यकीन करो, मेरे बचपन की फोटो तुम्हारे बच्चों से कैसे मिलेगी। मोया कहती है, मुझे कुछ भी बकवास नहीं सुननी और मैं तुम्हारी फालतू की बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वह वहां से जाने लगती है और बोइजिन के ऊपर भड़कती है। और जब वह गेट के पास पहुंचती है तो वह इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसके पास बस एक ही ऑप्शन है कि वह अपने बच्चों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करे। उनके नसीब में फादर का प्यार नहीं है और उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि वह बोइजिन के साथ कभी हो या ना हो, लेकिन बोइजिन है उसे उसकी शादी तक रुकने के लिए बोला होता है। बात का सीन दिखाया जाता है, मोया अब बोजिन के प्रपोजल के लिए पूरी तैयारी कर रही होती है और वह बोजिन से सारी डिटेल्स ले रही होती है। और बोजिन उससे कहता है कि कल तुम्हें उस इवेंट पर ज़रूर आना पड़ेगा। अब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग बोजिन का प्रपोजल देखने आते हैं और वह इंतज़ार करते हैं कि जो भी लड़की है वह स्टेज पर आ जाए, लेकिन सभी लोग मोया की तरफ देखने लगते हैं। मोया कहती है, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, वह लड़की मैं नहीं हूँ। बोजिन धीरे धीरे करके मोया के पास आता है और पीछे से उसके बच्चे भी आ जाते हैं, जो उसके लिए बहुत सारे टेडी बियर्स और गिफ्ट लाए होते हैं। और वह यहाँ पर बोजिन को अपने फादर कैसे बुलाते हैं। मोया समझाती है कि वह तुम्हारा फादर नहीं है, ऐसे मत बोलो। जिस पर बोजिन सबके सामने आता है। मोया से कहता है, मैंने सच बोला था, ये बच्चे मेरे ही हैं। और मोया को डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। मोया कहती है, तुम एक मामूली सी लड़की से शादी क्यों करोगे। जिस पर बोजिन बोलता है, तुम अब मामूली नहीं रही, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसा तुम्हारे नाम कर दिया है। और इसके साथ अब बोजिन मोया को प्रपोज करता है और वह सबके सामने उसे हक करती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।